नमस्कार प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और इतिहास की जीवंत धड़कन है। यहाँ हम आपको सुनाते हैं महान व्यक्तित्वों की कहानियाँ, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, समाज सुधारकों के संघर्ष और उन नायकों के विचार जिन्होंने भारत की आत्मा को गढ़ा। और यहाँ कभी आपको मिलेंगे दार्शनिक, कभी वैज्ञानिक और कभी ऐसे साधारण लोग जिनके साहस ने पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और सुनिए प्रेरणा से भरे किस्से जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और सोच को नई दिशा देंगे। आज हम लेकर आए हैं उस महान विभूति की अमर कहानी जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को सपने देखना और उन्हें सच करना सिखाया। एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति बनने तक का अद्भुत सफर। ये है प्रेरणादायी गाथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, संघर्ष और कामयाबी की कहानी। आइए चलें उनके जीवन की उस यात्रा पर जो हर युवा के दिल में आशा की लौ जगा देती है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था, सपना वो नहीं जो सोते समय देखा जाए, सपना वो है जो आपको सोने न दे। अध्याय 1, परिचय। एक साधारण गांव का असाधारण बेटा। तारीख 15 अक्टूबर 1931। जगह रामेश्वरम, तमिलनाडु का एक छोटा सा द्वीप। समुद्र की लहरों से घिरा, मंदिरों की घंटियों से गूंजता और नावों से भरा ये गांव बहुत साधारण था। लेकिन इसी मिट्टी ने भारत को ऐसा रत्न दिया जिसे दुनिया मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट कहकर याद करती है। अब्दुल कलाम का पूरा नाम था आउल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाविक थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत ही ईमानदार, धार्मिक और मददगार इंसान थे। उनकी माँ आशियम्मा एक गृहिणी थी जो पूरे परिवार का ख्याल रखने के साथ साथ गली मोहल्ले के लोगों की मदद करने में भी पीछे नहीं रहती थीं। परिवार बड़ा था, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन घर में एक चीज बहुत प्रबल थी: संस्कार, मेहनत और विश्वास। बचपन से ही अब्दुल कलाम का झुकाव पढ़ाई और उड़ानों की तरफ था। कहते हैं जब भी वे समुद्र किनारे खड़े होकर आसमान में उड़ते पंछियों और कभी कभी ऊपर से गुजरते हवाई जहाज को देखते तो उनके दिल में एक सपना जन्म लेता: एक दिन मैं भी आकाश को छूऊंगा, तारों तक पहुंचूंगा। मगर साथियों, सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना बेहद कठिन, क्योंकि हालात ऐसे थे कि रोज की रोटी जुटाना ही एक बड़ी चुनौती थी। कलाम बचपन से ही अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना में शामिल होना, फिर अखबार बांटना और उसके बाद स्कूल जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। यहाँ से हमें एक बड़ी सीख मिलती है: अगर इंसान में लगन हो तो गरीबी और मुश्किलें भी उसके इरादों को नहीं रोक पाती। दोस्तों, कहते हैं कि बचपन में ही इंसान के भीतर वो बीज बो दिए जाते हैं जो आगे चलकर उसकी पहचान बनते हैं। रामेश्वरम की गलियां, माँ के हाथों का स्नेह, पिता की ईमानदारी और उस साधारण जीवन ने कलाम को सिखाया कि महान बनने के लिए महान सुविधाओं की जरूरत नहीं, महान सोच की जरूरत होती है। अध्याय 2, रामेश्वरम की गलियां और संघर्षमय बचपन। साथियों, पहले अध्याय में हमने जाना कि 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से द्वीप रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में जन्मा एक बालक किस तरह बड़े सपने देखना शुरू करता है। अब चलिए उस बालक के बचपन में उतरते हैं, जहां संघर्ष ही उसकी सबसे बड़ी किताब था और घड़ी भी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा। रामेश्वरम ये जगह धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध थी। रामनाथ स्वामी मंदिर के कारण यहाँ हजारों तीर्थयात्री आते जाते रहते थे, लेकिन उन गलियों में ही एक ऐसा बच्चा बड़ा हो रहा था जिसकी आंखों में सितारे थे। अब्दुल कलाम का घर बहुत साधारण था। नारियल की पत्तियों से बनी छत, मिट्टी की दीवारें और फर्श पर बिछी चटाई। खाने को अक्सर साधारण सा चावल और सांभर मिलता। कभी कभी तो पेट भर खाना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन एक चीज की कमी नहीं थी: संस्कार और मेहनत की आदत। अखबार बांटने वाला बच्चा। कलाम की पढ़ाई का खर्चा निकालना परिवार के लिए आसान नहीं था, इसलिए वे सुबह सुबह 4 बजे उठते, अपने मित्र के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन से अखबारों का बंडल लाते और उन्हें पूरे गांव में बांटते। जरा सोचिए, उम्र जहां खेलने और किलकारियों की होती है, वहां कलाम अखबारों का गट्ठर उठाए गलियों में दौड़ते थे। लेकिन क्या उन्होंने कभी शिकायत की? नहीं, बल्कि वे कहते थे,
हर सुबह मेरे लिए एक नया अवसर होता था। अखबार बांटते समय मुझे लगता था कि मैं सिर्फ कागज़ नहीं बांट रहा, बल्कि जानकारी और ज्ञान बांट रहा हूँ। पढ़ाई का जुनून। उनके स्कूल के अध्यापक, विशेषकर अय्यादुरई सोलोमन और शिव सुब्रमणिया अय्यर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। सोलोमन सर हमेशा कहते, अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। और यही वाक्य कलाम की पूरी जिंदगी की धड़कन बन गया। सपना वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने न दे। कलाम को गणित और भौतिकी से खास लगाव था। वे घंटों तक सवाल हल करते रहते। उनके एक अध्यापक ने तो यहाँ तक कहा था, ये लड़का एक दिन आकाश से भी ऊंची उड़ान भरेगा। संघर्ष और सीख। दोस्तों, गरीबी ने उन्हें कभी रोकने की कोशिश की, लेकिन कलाम ने उसे अपनी ताकत बना लिया। जहां और बच्चे शिकायत करते थे, वहां वे समाधान खोजते थे। जहां दूसरों को कठिनाई दिखती थी, वहां वे अवसर ढूंढते थे। उन्होंने बचपन में ही ये समझ लिया था, संघर्ष हमें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। परिवार और संस्कार। उनके पिता हमेशा सादगी और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते। वे कहते, बेटा, इंसान के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, अगर उसके पास चरित्र नहीं है तो वो निर्धन है। और उनकी माँ हर रोज उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती, मेरे लाल, तू ज्ञान का दीपक बने। इन छोटे छोटे वाक्यों ने ही उस बच्चे के दिल में एक ऐसी लौ जलाई जो अंत तक जलती रही। अध्याय 3। गरीबी में पढ़ाई का जुनून। पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार। अब्दुल कलाम का मानना था कि इंसान की असली ताकत उसके ज्ञान में होती है। घर में पैसा कम था, लेकिन किताबों के लिए उनकी भूख बहुत बड़ी थी। वे कहते थे, गरीबी मुझे रोक नहीं सकती थी, मेरी किताबें ही मेरा खजाना थी। रामेश्वरम का छोटा सा स्कूल ही उनके सपनों की पहली सीढ़ी था। कक्षा में जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते, तो कलाम अपने अध्यापकों से अतिरिक्त सवाल पूछते। गणित और विज्ञान उनके प्रिय विषय थे। गणित में वे इतने तेज थे कि अध्यापक अक्सर उन्हें सहपाठियों की मदद करने को कहते। शिक्षक और प्रेरणा। उनके 2 अध्यापक उनके जीवन में दीपक बनकर आए। शिव सुब्रमणिया अय्यर, विज्ञान के अध्यापक। उन्होंने कलाम के भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया। एक बार उन्होंने छात्रों को आकाश में उड़ते पक्षियों को दिखाया और कहा, देखो, पक्षियों का उड़ना एक विज्ञान है। इंसान भी एक दिन ऐसे उड़ान भर सकेगा। कौन करेगा ये सपना पूरा? और उस सवाल ने कलाम के दिल में बीज बो दिया। मैं भी उड़ान भरूंगा, मैं भी आकाश को छूंगा। अय्यादुरई सोलोमन, गणित के अध्यापक। वे अक्सर कहते, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपने हाथों में है। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें साकार भी कर सकते हो। यही वाक्य कलाम के लिए जीवन मंत्र बन गया। परिवार का योगदान। घर में आर्थिक तंगी थी। कई बार फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। तब उनकी बहन जोहरा अपने गहने बेच देती ताकि भाई की पढ़ाई रुक न जाए। कलाम जीवन भर कहते रहे, मेरी बहन ने अपने सपनों की कुर्बानी देकर मेरे सपनों को पंख दिए। साधनहीनता में जिज्ञासा। दोस्तों, सुविधाओं की कमी ने भी कलाम को कभी नहीं रोका। उनके पास महंगे उपकरण नहीं थे, लेकिन जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वे साधारण चीजों से प्रयोग कर लेते। वे समुद्र किनारे बैठकर रेत और लकड़ी से हवाई जहाज बनाते और सोचते, एक दिन सचमुच मैं ऐसा जहाज बनाऊंगा जो आसमान में उड़ सके। बड़ा सबक। इस दौर में कलाम ने ये समझ लिया था कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने और दुनिया को नया रास्ता दिखाने के लिए होती है। गरीबी ने उन्हें साधन नहीं दिए, लेकिन हिम्मत दी। संघर्ष ने उन्हें कष्ट दिए, लेकिन सहने की ताकत दी। और इन सब से ऊपर पढ़ाई ने उन्हें दिशा दी। अध्याय 4। पहली उड़ान। शिक्षा और सपनों का सफर। रामेश्वरम से आगे। मैट्रिक पास करने के बाद कलाम को अपने गांव से बाहर निकलना पड़ा। वो क्षण भावुक भी था और चुनौतीपूर्ण भी। परिवार के पास पैसे कम थे, लेकिन सपनों की कीमत अधिक थी। उनकी बहन ने फिर मदद की। गहने बेचकर उन्होंने भाई को आगे पढ़ने भेजा। कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और वहां उन्होंने भौतिकी की पढ़ाई शुरू की। वहां उनका सामना एक नए माहौल से हुआ। नए दोस्त, नई किताबें और सबसे बड़ी चीज, नई सोच। विज्ञान की ओर झुकाव। हालांकि कलाम ने भौतिकी पढ़नी शुरू की थी, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता था, आखिर इंसान उड़ क्यों नहीं सकता जैसे पक्षी उड़ते हैं। यही सवाल धीरे धीरे उनके करियर की दिशा तय करने वाला था।
भौतिकी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे इंजीनियरिंग करेंगे और फिर उन्होंने कदम बढ़ाए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT चेन्नई की ओर। MIT की नई दुनिया। MIT में दाखिला लेना आसान नहीं था। फीस भारी थी, लेकिन परिवार और बहन के बलिदान ने उन्हें अवसर दिलाया। यहाँ आते ही कलाम के सामने एक नई दुनिया खुल गई। मशीनों की गड़गड़ाहट, विमान की पढ़ाई और प्रयोगशालाओं का वातावरण। ये वही जगह थी जहाँ से उनका सपना आसमान छूने का और स्पष्ट होने लगा। एक निर्णायक घटना। MIT में एक बार उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया, एक मिनी हवाई जहाज का मॉडल बनाना। कलाम ने मेहनत तो की, लेकिन पहली बार का प्रयास सफल नहीं रहा। प्रोफेसर ने गुस्से में कहा, कलाम, अगर तुमने अगले कुछ दिनों में ये प्रोजेक्ट ठीक से पूरा नहीं किया तो तुम्हें इंजीनियरिंग से निकाल दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, उस युवा के लिए ये कितना बड़ा झटका था। लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की, दिन रात जाग कर मॉडल तैयार किया और समय पर प्रस्तुत किया। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जज्बा चाहिए कलाम, यही दृढ़ता तुम्हें आगे ले जाएगी। यही वो क्षण था जिसने उनके भीतर आत्मविश्वास भरा और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे वाकई विमानन विज्ञान के लिए बने हैं। बड़ा सबक। दोस्तों, इस दौर से कलाम ने 3 बातें सीखी। समय की कीमत। हर काम समय पर पूरा होना चाहिए। लगन और मेहनत। हार मानना विकल्प नहीं है। आत्मविश्वास। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत है तो मंजिल मिलती ही है। अध्याय 5। DRDO की शुरुआत और चुनौतियां। पहला कदम, DRDO में नौकरी। 1958 में पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने DRDO में बतौर वैज्ञानिक अपनी सेवा शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। यहाँ उन्हें छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते, हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करना, छोटे छोटे रक्षा उपकरण बनाना। कई बार उन्हें लगता था कि ये उनकी असली मंजिल नहीं है। वे तो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उन्हें धरती पर छोटी छोटी कोशिशों में ही खुद को साबित करना था। शुरुआती संघर्ष। DRDO के शुरुआती दिनों में कई सीमाएं थीं। आधुनिक तकनीक की कमी, अनुभवहीन टीम और संसाधनों की भारी कमी। लेकिन कलाम को ये समझ आ गया कि अगर साधन नहीं है तो साधन बनाओ, अगर रास्ता नहीं है तो नया रास्ता तैयार करो। इसी सोच के साथ उन्होंने छोटे छोटे प्रयोग करने शुरू किए। पहला बड़ा काम, हॉवरक्राफ्ट। DRDO में कलाम का एक अहम प्रोजेक्ट था, हॉवरक्राफ्ट। उन्होंने एक ऐसा छोटा सा वाहन बनाया जो हवा के कुशन पर तैरकर चल सके। भले ही ये प्रयोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इससे 2 बातें साबित हो गईं। कलाम के भीतर जिद और जुनून था। वे असफलता से डरने वाले नहीं थे। बाद में उन्होंने खुद कहा था, हॉवरक्राफ्ट सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने मुझे असफलताओं से जूझना सिखाया और ये सीख आगे मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। पहला मार्गदर्शक। DRDO में रहते हुए कलाम को कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिला। वे उनकी मेहनत, ईमानदारी और जिज्ञासा से प्रभावित हुए। अक्सर कहते, ये नौजवान साधारण काम में भी असाधारण मेहनत करता है। यही गुण उन्हें आगे ले जाने वाला था। असफलताओं से सबक। कलाम हमेशा कहते थे, अगर आप असफल होते हैं तो हार मानने के बजाय उसे फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग FAIL समझो। DRDO के छोटे छोटे कामों ने उन्हें धैर्य दिया, कठिनाई झेलना सिखाया और आने वाले बड़े कामों के लिए तैयार किया। इसरो की ओर बुलावा। 1949 में एक नया मोड़ आया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हो रही थी और वहां एक नई टीम की जरूरत थी। कलाम को वहां भेजा गया और ये वही क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अध्याय 6। इसरो में उपग्रह प्रक्षेपण की कहानी। इसरो से जुड़ाव। 1969 में अब्दुल कलाम को DRDO से स्थानांतरित कर इसरो भेजा गया। यह वो समय था जब भारत ने हाल ही में अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था। टीम छोटी थी, संसाधन बहुत सीमित थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारत का अंतरिक्ष पिता कहा जाता है, उस समय इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कलाम को उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। SLV-3 का सपना।
SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का लक्ष्य था भारत का अपना उपग्रह भारत के अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजना। ये सुनने में आसान था, पर उस दौर में ये काम लगभग असंभव माना जाता था। तकनीक नहीं थी, अनुभव नहीं था, लेकिन जुनून था। कलाम इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। उन्होंने दिन रात मेहनत की, टीम बनाई, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर पूरा रॉकेट तैयार किया। पहला प्रयास असफलता। 1980 से पहले SLV-3 का पहला प्रक्षेपण हुआ। सभी की आंखें आसमान की ओर टिकी थीं। रॉकेट आसमान की ओर उड़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो समुद्र में गिर गया। पूरा देश निराश हो गया। कलाम उस समय बहुत टूट गए थे। उन्हें लगा मानो उनकी मेहनत पर पानी फिर गया हो। लेकिन उनके वरिष्ठ प्रोफेसर सतीश धवन ने उनका हाथ थामा और कहा, कलाम, असफलता तुम्हारी नहीं, पूरी टीम की है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगली बार जब हम सफल होंगे तो उसका श्रेय तुम्हें मिलेगा। ये वाक्य कलाम के लिए जीवन का बड़ा सबक था। नेतृत्व का असली अर्थ है असफलता की जिम्मेदारी लेना और सफलता का श्रेय दूसरों को देना। दूसरी कोशिश, सफलता। 1980 में दूसरी बार SLV-3 को प्रक्षेपित किया गया। इस बार रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ा और भारत ने अपना पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। भारत उस समय दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपना उपग्रह प्रक्षेपण यान था। और इस सफलता के साथ ही अब्दुल कलाम का नाम हर भारतीय के दिल में बस गया। लोग उन्हें कहने लगे, भारत का रॉकेटमैन। बड़ी सीख। SLV-3 की यात्रा ने कलाम को और भी मजबूत किया। उन्होंने समझा कि असफलता कोई हार नहीं, बल्कि अगली जीत की तैयारी है। सपने पूरे करने के लिए जुनून और टीम वर्क सबसे जरूरी है। और असंभव शब्द सिर्फ डराने के लिए होता है। मेहनत से वो भी संभव बन जाता है। अध्याय 7, मिसाइल मैन बनने की शुरुआत। इसरो से DRDO की वापसी। SLV-3 की सफलता के बाद 1982 में अब्दुल कलाम को फिर से DRDO भेजा गया। इस बार जिम्मेदारी और भी बड़ी थी। भारत को अपनी आधुनिक मिसाइल तकनीक से लैस करना। भारत की रक्षा प्रणाली उस समय पूरी तरह विदेशों पर निर्भर थी। हर बार हथियार आयात करना पड़ता, जिससे देश असुरक्षित और तकनीकी रूप से पिछड़ा महसूस करता था। कलाम ने निश्चय किया, अब भारत को अपनी मिसाइलें खुद बनानी होंगी। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। 1983 में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका नेतृत्व सौंपा गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इस प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलों के विकास की योजना बनी। पृथ्वी, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। आकाश, वायु रक्षा मिसाइल। त्रिशूल, छोटी दूरी की मिसाइल। नाग, टैंक भेदी मिसाइल। अग्नि, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। संघर्ष और चुनौतियां। कलाम और उनकी टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी तकनीकी अनुभव की कमी, सीमित संसाधन, विदेशी देशों का सहयोग न मिलना। कई बार विदेशी कंपनियों ने जरूरी पुर्जों को देने से इनकार कर दिया। कभी फंड की कमी हो गई, कभी प्रयोग असफल हो गए, लेकिन कलाम का विश्वास अडिग था। वे हमेशा कहते, अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो पूरी दुनिया हमें रोक नहीं सकती। मिसाइल परीक्षण और देश का गर्व। लंबे संघर्ष और रिसर्च के बाद 1988 में पृथ्वी मिसाइल का पहला सफल परीक्षण हुआ। इसके बाद एक एक करके अन्य मिसाइलों पर भी काम आगे बढ़ा। सन 1998 में जब अग्नि मिसाइल ने सफलता पाई, तब पूरा देश खुशी से झूम उठा। भारत अब मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर देशों की सूची में शामिल हो गया। लोगों ने उन्हें कहना शुरू कर दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सीख और प्रेरणा। कलाम का ये दौर हमें कई सबक देता है। असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता। असफलताएं केवल अनुभव और सुधार का रास्ता दिखाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर सपना बड़ा है और विश्वास सच्चा है, तो पूरी दुनिया मिलकर भी हमें नहीं रोक सकती। अध्याय 8, पोखरण का शौर्य, भारत का परमाणु शक्ति बनना।
क्यों जरूरी था परमाणु परीक्षण? सन 1974 में भारत ने पहली बार स्माइलिंग बुद्धा नाम से परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ा कि भारत को लंबे समय तक चुप रहना पड़ा। फिर भी पड़ोसी देशों की गतिविधियां और सुरक्षा चुनौतियां देखकर ये साफ था, अगर भारत को सुरक्षित रहना है तो उसे अपनी परमाणु शक्ति खुद विकसित करनी होगी। मिशन शक्ति गुप्त तैयारी। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिम्मत दिखाते हुए पोखरण परीक्षण का फैसला लिया। इस मिशन को अत्यंत गोपनीय रखा गया। सेना, वैज्ञानिक और प्रशासन सब एकजुट हुए। डॉक्टर अब्दुल कलाम DRDO और डॉक्टर राजागोपाल चिदम्बरम DAE इस मिशन के मुख्य नायक बने। पोखरण के रेगिस्तान में रातों रात उपकरण पहुंचाए गए। सब कुछ इतना गुप्त रखा गया कि अमेरिकी सैटेलाइट भी पकड़ नहीं सके। कलाम हमेशा कहते थे, बड़ा सपना तभी पूरा होगा जब पूरी टीम एकजुट होकर उसे जिए। 11 मई 1998, वो ऐतिहासिक दिन। सूरज की तपती दोपहर, पोखरण की रेत, वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज। दोपहर 3:45 पर बटन दबाया गया। धरती हिल गई। आसमान में धूल का बादल उठा। भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण कर डाले। फिर 13 मई को 2 और परीक्षण हुए। भारत दुनिया की 6ठी परमाणु शक्ति बन चुका था। दुनिया की प्रतिक्रिया और भारत का आत्मविश्वास। जैसे ही खबर फैली, पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका समेत कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन भारतीयों का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। पूरे देश ने एक सुर में कहा, हम अब आत्मनिर्भर हैं, कोई हमें डरा नहीं सकता। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में गर्व से कहा, भारत अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। कलाम की भूमिका और प्रेरणा। कलाम इस मिशन के दौरान लगातार मैदान में रहे। उन्होंने न केवल तकनीकी चुनौतियों का समाधान किया, बल्कि पूरी टीम का मनोबल भी ऊंचा रखा। उनका मानना था, देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान से बड़ा कोई सपना नहीं हो सकता। इसी कारण उन्हें लोग केवल मिसाइल मैन ही नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा कवच मानने लगे। प्रेरणा। पोखरण हमें सिखाता है कि अगर संकल्प अटूट हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आत्मनिर्भरता ही सच्ची ताकत है। और सबसे बड़ी बात, देश का हित हर व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। साल 2002। भारत राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा था। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों किसी ऐसे चेहरे की तलाश में थे जिस पर पूरा देश गर्व करे। नाम सुझाका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सभी ने उनका नाम स्वीकार कर लिया, क्योंकि कलाम न तो राजनीतिज्ञ थे, न ही सत्ता के भूखे, बल्कि एक सच्चे वैज्ञानिक और देशभक्त थे। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश। 25 जुलाई 2002 का दिन। कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन, जो अक्सर औपचारिकता और प्रोटोकॉल का प्रतीक माना जाता था, अब एक साधारण वैज्ञानिक की विनम्रता से गूंज उठा। जनता के राष्ट्रपति क्यों कहलाए? डॉक्टर कलाम का कार्यकाल हर दृष्टि से अनोखा था। वे सत्ता की दीवारों में कैद नहीं हुए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे स्कूल के बच्चों, युवाओं और आम जनता के लिए खोल दिए। वे बच्चों से कहते, सपने देखो, क्योंकि सपनों से ही हकीकत जन्म लेती है। वे बच्चों के बीच बैठकर ऑटोग्राफ देते, सवालों के जवाब देते। उनकी यही सादगी उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट बना गई। बड़े निर्णय और योगदान। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दी। देश में शिक्षा और विज्ञान को प्राथमिकता देने के लिए लगातार अपील की। उन्होंने परमाणु और रक्षा नीति में संतुलन का समर्थन किया। कलाम हमेशा कहते थे, राष्ट्रपति का असली कर्तव्य जनता की आवाज सुनना है। राष्ट्रपति भवन में सादगी। वे किसी भी तरह का दिखावा पसंद नहीं करते थे। अपने कमरे में केवल जरूरी चीजें रखते, किताबें, लैपटॉप और वाद्य यंत्र। यहाँ तक कि राष्ट्रपति होने के बावजूद वे कभी निजी सुख सुविधाओं में नहीं उलझे। एक सच्चे मार्गदर्शक। कलाम जहां भी जाते, सबसे पहले बच्चों से बात करते। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में छात्रों को बुलाकर उनसे सवाल पूछे, तुम्हारा सपना क्या है? तुम देश के लिए क्या करना चाहते हो? ये सवाल सुनकर लाखों बच्चे प्रेरित हुए। के बार काल का अंत और अमरता। 2007 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ।
उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनने का अवसर मिल सकता था, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था, मैं राजनीति या सत्ता का व्यक्ति नहीं हूं, मैं सिर्फ देश का सेवक हूं। प्रेरणा। डॉक्टर अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति कार्यकाल हमें सिखाता है, सच्चा नेता वही है जो जनता के बीच रहे। सत्ता कभी भी सेवा से बड़ी नहीं हो सकती। और भविष्य तभी सुरक्षित है जब बच्चों और युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस दिया जाए। इस अध्याय में आपने सुना कि कैसे डॉक्टर कलाम विज्ञान के प्रयोगशालाओं से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे और वहां भी एक साधारण इंसान की तरह जनता का दिल जीत लिया। अध्याय 10, अंतिम यात्रा, अमर प्रेरणा। साथियों, हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी ऐसे ही अमर व्यक्तित्व थे। शिक्षक की ओर वापसी। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी उन्होंने सत्ता या आराम की जिंदगी नहीं चुनी, बल्कि वे फिर लौटे अपनी असली पहचान की ओर, शिक्षक और मार्गदर्शक। वे आईआईटी, आईआईएम और अनगिनत विश्वविद्यालयों में जाकर बच्चों और युवाओं से संवाद करते। उनका संदेश हमेशा एक ही था, सपने देखो, मेहनत करो, ईमानदार बनो। जीवन के आखिरी पल, 27 जुलाई 2015 का दिन। डॉक्टर कलाम शिलोंग, मेघालय के आईआईएम में व्याख्यान देने पहुंचे। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ, एक रहने योग्य धरती का निर्माण। मंच पर खड़े होकर वे युवाओं से कह रहे थे, पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अचानक उनके शब्द रुक गए, वे गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, परंतु डॉक्टरों ने कहा, अब्दुल कलाम अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी अंतिम सांस भी युवाओं को पढ़ाते पढ़ाते ही थमी। राष्ट्र का शोक, पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। संसद से लेकर गांव-गांव तक लोग रो पड़े। बच्चे, जिनसे वे सबसे अधिक जुड़े रहते थे, आंसुओं से भर गए। पूरा देश कह रहा था, हमारे मिसाइल मैन नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ है। अंतिम यात्रा। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। हजारों लोग सड़क पर खड़े होकर अंतिम दर्शन कर रहे थे। 27 जुलाई की रात से लेकर 30 जुलाई तक देश ने उन्हें एक महान राष्ट्रनायक की तरह विदा किया। रामेश्वरम, उनका जन्मस्थान, वहीं पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। अमर विरासत। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें 3 सबसे बड़े संदेश देता है। सपना देखो, क्योंकि सपनों से ही नई वास्तविकता जन्म लेती है। संघर्ष से मत डरना, असफलता केवल अगली सफलता की सीढ़ी है। देशभक्ति और सादगी। असली महानता सत्ता या धन से नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता से आती है। आज की पीढ़ी के लिए संदेश। कलाम कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आज भी जब कोई बच्चा विज्ञान की किताब खोलता है या कोई युवा सफलता के लिए मेहनत करता है, तो उसमें कहीं न कहीं डॉक्टर कलाम की आत्मा मुस्कुरा रही होती है। साथियों, अभी आपने सुना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी जीवन गाथा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनंत प्रेरणा है। रामेश्वरम का छोटा सा लड़का, मिसाइल मैन का वैज्ञानिक सफर, राष्ट्रपति भवन की गरिमा और अंतिम सांस तक शिक्षक बने रहने की मिसाल। वो हमें याद दिलाते हैं कि गरीबी कोई रुकावट नहीं है, असफलता कोई अंत नहीं है, और सच्चा सपना वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और मानवता के लिए हो। उनकी ये प्रेरणा हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। हमें उम्मीद है कि रेडियो पाठशाला की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। साथ ही हमारे चैनल रेडियो पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर दिन आप तक पहुँचती है इतिहास की जीवित कहानियाँ। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक और प्रेरणादायक यात्रा में। तब तक जुड़े रहिए रेडियो पाठशाला से। सुनो, सीखो और आगे बढ़ो।